हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं हरि वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये क्लास आज आपके लिए जीके जीके का एक कॉम्बिनेशन बैच है दोस्तों, जिसमें आपको बताया गया है कि जो करंट के जितने भी आपको मुद्दे चल रहे हैं, साथ में उससे रिलेट करते हुए पॉलिटिक्स के एंड ज्योग्राफी के जो भी रिलेट करते हुए कंटेंट है वो आपको इस क्लास में पढ़ाया जाता है। और दोस्तों, आपको ये भी बताया गया है कि कल से एक सीरीज स्टार्ट की है आपके लिए, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, उनका रोल आगे आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, जो पीछे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो रेलवे NTPC ग्रुप डी के हो या फिर SSC CGL के हो, CHSL MTS DRDO या UPS में हो या UPSC DSSB के हो, उसके अलावा जो टीचिंग एग्जाम्स में होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या साथ में किसी भी हाई कोर्ट LDC हो, तो उनमें आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस तथा साथ में आने वाले जो नेक्स्ट कंटेंट जो करंट है उससे रिलेट करते हुए ज्योग्राफी फैक्ट वो सभी देखने को मिलेंगे। कल से मैंने दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट की थी। कल आपको 6 क्वेश्चंस बताए थे, 6 आज क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते करते आपके लिए नेक्स्ट आगे काफ़ी सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लाएंगे जो ये ओनली प्रीवियस क्वेश्चंस के हैं, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसे कैसे उठाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस है इनके बारे में बात करना दोस्तों, बात करते हैं इनके बारे में। आपको ये वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका धर्मनिरपेक्ष। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब पूछा जाएगा कि जो धर्मनिरपेक्ष है उसमें आपको जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो भारतीय संविधान प्रस्तावना में कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। दोस्तों, कल 2 अनुच्छेद आपको बताए थे, आज ये तीसरा अनुच्छेद याद रखना आपको 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दोस्तों भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। आपसे ये भी कल बताया था दोस्तों, आपको एक 44 बताया था और 61 बताया था। आज याद रखना 42वां संविधान संशोधन के तहत जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। और दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको, ये प्रस्तावना वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। संविधान काफ़ी सारे जो टॉपिक है उनसे मिलकर बना है दोस्तों। संविधान में काफ़ी जैसे नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, प्रस्तावना हो गया, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे देशों से मिलकर लिया हुआ है। उसमें दोस्तों आपको इससे आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से कहाँ से लिए गए हैं संविधान में। अभी याद रखना दोस्तों, ये प्रस्तावना है ये संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों इसका याद रखना है आपको USA, यानी USA, या नीचे दोस्तों ये यहाँ देखो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो प्रस्तावना वर्ड है दोस्तों, प्रस्तावना आपका USA से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हाँ दोस्तों, ये वही USA है जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है, और वॉशिंगटन DC आपको पोटोमेक नदी के किनारे देखने को मिलती है। मैं हर क्लासेज में दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको रिकॉल होती रहे। USA जिसके 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो कौन है, वो है अपने, और 49 नंबर के कौन है, 49 नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस है, और 46 नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बिडेन साहब, और 45 नंबर के कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना सेकंड क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। ये दोस्तों ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का, और आगे भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आपको याद रखना है सर BN राव। कौन था संवैधानिक सलाहकार? भारतीय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो सर BN राव था। और दोस्तों ये भी याद रखना है, ये संविधान सभा कल बताया था दोस्तों आपको, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के सलाहकार तो सर BN राव जो आपको अभी बताएं, और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है तो ये बताया था दोस्तों आपको, जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा का अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान सभा में किसको शामिल नहीं किया गया था, ये भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो उसमें याद रखना जो महात्मा गांधी है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे।
ठीक है। और अभी प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन चल रहे हैं, जो 14 नंबर के रामनाथ कोविंद है, और 13 नंबर के कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न, देश का जो सर्वोच्च सम्मान था वो मिला था, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, एक देश जिसके पास अलिखित संविधान। दोस्तों ये संविधान वर्ड बार इसलिए आ रहा है, इस संविधान को मैंने आपको पहले पढ़ा दिया गया है, उससे रिलेट करते क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन साथ में मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, उनके बारे में भी लेके आऊँगा। लेकिन संविधान कब बना था, संविधान को अपनाया कब था, संविधान लागू कब हुआ था, इन चीज़ों के बारे में मैं सारी डिटेल आपको पीछे वाली क्लासेज में दे चुका हूँ। इसलिए अभी जो संविधान से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है वो आपको मैं करा रहा हूँ कि संविधान के साथ उसके जो भी क्वेश्चन होंगे जो रिलेट करते हुए वो आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जितना हो सके इस क्लास को देखकर ही सारी क्लास, वो नोट्स जो भी आपके बन रहे हैं वो यहीं पर ही याद हो जाए, ठीक है। और याद होंगे दोस्तों, सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ दे रहा हूँ वो आपके नोट डाउन कर लेना नोट्स में, और साथ में याद भी होंगे। अब बात करते हैं अलिखित संविधान, ठीक है दोस्तों। ये जो एक देश जिसके पास अलिखित संविधान, जो यूके का संविधान, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, इसका जो संविधान है दोस्तों वह अलिखित है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, जब अलिखित संविधान यूके का है तो लिखित संविधान किसका है? हाँ दोस्तों बिल्कुल, ये क्वेश्चन वाजिब और बनेगा। जब अलिखित संविधान यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, जो लिखित संविधान सबसे बड़ा वो इंडिया का है, भारत का है, ठीक है। और ये लिखित संविधान कहाँ से लिया गया था? ये भी यूएसए से ही लिया गया था, ठीक है। याद रखना है, एक देश जिसके पास जो अलिखित संविधान है जो यूके है। अब इस यूके के बारे में दोस्तों याद रखना, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चाओं में चल रहा था यूके। इस यूके के बारे में इंफॉर्मेशन आप याद रखना, जो यूके के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, यूके के वित्त मंत्री कौन थे? ऋषि सुनक। याद रखना दोस्तों, ऋषि सुनक, ये यूके के वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक। साथ ही में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि यूके के पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उनका याद रखना है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन, ठीक है। यूके के दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूँ, आप ये ऊपर वाले जो बता दिए आपको वो दो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं यूके के बारे में, ठीक है। यूके के बारे में दोस्तों आपको बताया गया है कि यूके के जो यूके है, यूके के वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक, ठीक है। और साथ ही में ये भी याद रखना दोस्तों, इसके जो पीएम है, यूके के प्राइम मिनिस्टर है, वो है बोरिस जॉनसन साहब, बोरिस जॉनसन, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी याद रखने हैं कि जो यूके से भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रखी है। अभी याद रखना है दोस्तों आपको, यूके के साथ एक है अजय वॉरियर और एक है इंद्रधनुष, एक है इंद्रधनुष, ठीक है। ये दोनों आपको दोस्तों याद रखनी है। यूके पढ़ा, यूके क्यों आया? क्योंकि दोस्तों जो एक देश जिसके पास अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान यूके का है, ठीक है। लिखित संविधान सबसे बड़ा इंडिया का है। अब जो अलिखित संविधान यूके का है, तो यूके के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, यूके यानी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोरिस जॉनसन साहब थे। साथ ही में यूके का बड़ा वित्त मंत्री कौन थे? ऋषि सुनक थे। साथ ही में दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, यूके के साथ जो भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज है वो एक अजय वॉरियर है और एक इंद्रधनुष है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ये अजय वॉरियर है, आपको दोस्तों याद रखना है कि ये जो अजय वॉरियर है, इस अजय वॉरियर से दोस्तों आपको कुछ याद आया? अगर आपने पीछे वाली क्लासेस देखी होगी तो आपको जरूर याद आएगा कि इस अजय वॉरियर से, जिसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था, अजय सेठ का नाम बताया था, उसके अलावा अजय कुमार भल्ला का नाम बताया था। तो दोस्तों याद रखना, इस अजय से आपको याद आना चाहिए जो अजय सेठ है वो कौन है? तो वो दोस्तों आपको याद रखना है जो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ कौन थे?
आर्थिक मामलों के सचिव बताया था दोस्तों ये वाली चीज़। साथ ही में मैंने आपको बताया था अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला के बारे में बताया था कि भल्ला वगैरह, दही भल्ला वगैरह कहाँ बनता है, वो घर में बनता है, यानी गृह सचिव। होम सेक्रेटरी कौन थे ये भी बताया था। साथ ही मैंने आपको डिफेंस भी बताया था कि अजय कुमार, जिसको कोई नहीं मार सकता, जो अपनी रक्षा स्वयं करता है, तो अजय कुमार हो गए डिफेंस सेक्रेटरी, और अजय कुमार भल्ला हो गए होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक यानी पैसा, पैसा यानी वित्त हो गया। तो ये बताया था आपको कि इकोनॉमिक्स जो अफेयर्स है यानी आर्थिक मामलों के जो सचिव है वो सेठ लोग होते हैं, अजय सेठ। साथ में कैबिनेट सचिव भी बताया था राजीव गौबा। तो दोस्तों उन चीज़ों को आप बार बार याद करते रहो, और इस क्लास में भी आपको बार बार बताया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे कैसे नोट डाउन करनी है, साथ में आपको बार बार रिवाइज करना है। अब चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अभी दोस्तों मैं बताया था आपको संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, वो भी बताया था, और अब आ रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ज़्यादा तो नहीं हो रहा दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी जा रही है, लेकिन दोस्तों करे क्या, जीके का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए लाया है उनमें से छाट कर ही लाया गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए ये जो कंटेंट लाया जा रहा है ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनमें से जितने भी CHSL के क्वेश्चंस आए हैं, CGL के क्वेश्चंस आए हैं, या फिर किसी टीचिंग लेवल में एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, उनमें से छाट कर छटनी करने के बावजूद आपके लिए ये इतना अच्छा कंटेंट लाया गया है। ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट हिट करेंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स में, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर पूछ लेते हैं कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष कौन है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। साथ में याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान लिए, जो अभी हाल में आपको पहले भी बताया था। अलिखित संविधान सबसे बड़ा UK, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का है। लिखित संविधान भारत का है, इंडिया का है, और ये लिखित संविधान जो भारत में लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो USA से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है विधेयक जो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ऐसा कौन सा विधेयक है जो केवल आपके लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है? तो वो आता है धन विधेयक। धन विधेयक, वित्त विधेयक, मनी बिल, ये सब दोस्तों एक ही है। तो याद रखना जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है आपका। और लोकसभा जिसको दोस्तों याद रखना, लोकसभा के सदन के नेता कौन है? जैसे दोस्तों आपको बताया गया था पहले नीति आयोग, जिसके कौन थे अध्यक्ष, कौन थे? प्रधानमंत्री। फिर आपको राज्यसभा के सदन के नेता, राज्यसभा के अध्यक्ष, दोनों अलग अलग होते हैं, राज्यसभा के सभापति। वैसे ही पहले दोस्तों अगर लोकसभा से आपको पूछते हैं लोकसभा के सदन के नेता कौन है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगर पूछते हैं लोकसभा जिसके सदन के नेता कौन है, तो आपको याद रखना है लोकसभा के जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर पूछा जाता है लोकसभा स्पीकर कौन है, दोस्तों अगर स्पीकर की बात की जाती है तो याद रखना है ओम बिरला, जो कि कहाँ से? कोटा, राजस्थान से। हाँ दोस्तों ये वही कोटा है जहाँ पर चंबल नदी बहती है, ठीक है। लोकसभा जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर लोकसभा स्पीकर पूछते हैं तो ओम बिरला जो कोटा से सांसद है। लोकसभा को दोस्तों याद रखना लोअर हाउस, लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस। और दोस्तों ये भी याद रखना कि जो लोकसभा में उसमें अधिकतम सीटें यानी जो मैक्सिमम सीट है वो कितनी है? लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो याद रखना है 552, 552। लोकसभा में अगर मैक्सिमम सीट की बात करते हैं तो 552 आती है, यानी 552। और अगर लोकसभा में चुनाव कितनी सीटों पर होते हैं तो वो याद रखना है दोस्तों आपको 543 + 2। अब मैं ये ऐसे क्यों लिखता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको UK, उत्तराखंड फ्रांस बताया था जहाँ से राफेल आए थे। फिर मैंने कहा था आपको याद कैसे रखना है, सीधे 30 + 6 रखने हैं, 30 जो कि फ्रांस से राफेल आएंगे, उसके टेल पर किसका? BS धनोआ का नाम लिखा जाएगा। वैसे यहाँ पर 552 तो अधिकतम सीट है, लेकिन 543 + 2 इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों 543 पर तो चुनाव होते हैं
और 2 जो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 2 सीटों पर और 543 पर चुनाव होते हैं, इसलिए 545 सीटों पर चुनाव किया जाता है। मैक्सिमम पूछता है तो 552 आता है। लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, लोकसभा के सदन के नेता जिसके प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो कोटा से हैं, लोकसभा को लोअर हाउस। और लोकसभा इस बार कौन से नंबर की थी दोस्तों, ये भी याद रखना, 17वें नंबर की लोकसभा थी। इतने फैक्ट दोस्तों आपको लोकसभा से याद ही रखने होंगे कि लोकसभा जिसके अधिकतम सीट 552, ये दोस्तों आप नोट डाउन कर ले, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके लिए। ये जो नोट्स है, ये जो आपके लिए लाया गया है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया आपके लिए, नोट डाउन कर लिया लोकसभा के बारे में। दोस्तों ऐसे ही राज्यसभा भी है, राज्यसभा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सदन के नेता कौन थे, जो थावरचंद गहलोत बनाए गए थे, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था उनके पास, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, सारी चीज़ें दोस्तों आपको बताई गई थी, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, और उसके अलावा यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट दोस्तों, कुछ फैक्ट बात करते हैं, और वो फैक्ट अपन बात करेंगे ट्रिक के द्वारा। आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको बार बार चलते चलते, खाना खाते वक्त, या फिर कहीं भी रख के वीडियो आपने चला दिया हो तो वो वीडियो से ट्रिक बार बार आपको रिवाइज हो जाएगी। वो ट्रिक ऐसी है दोस्तों, अगर आपको याद हो जाती है 2 से 3 दिन में आपको प्रॉपर याद हो जाएगी। बार बार उसको रिवाइज करना, और याद होने के बाद सारे आपको मुँह पे याद रहेंगी, ठीक है। मैं बात करता हूँ आज सद समास को गफ करूं, दिख रहा है, निया आज सद समास को गफ करूं। हाँ दोस्तों, आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये याद कैसे होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको इसको याद करने में। वो भी 2 दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि अगर आप वीडियो को बार बार देखते हो तो आपको आज ही याद हो जाएगा, या नोट्स पढ़ते हो वीडियो को देखते हो तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। निया आज सद समास को गफ करूँ, 1-2 बार बोलोगे निया आज सद समास को गफ करूँ तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इस लाइन को याद करने का मतलब हो जाएगा कि आपके आधे से ज़्यादा जो पॉलिटिव फैक्ट है वो आपको ऐसे ही याद होंगे। जैसे बात करते हैं निया, नी से क्या बनेगा आपका, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नी से बनेगा नीति निर्देशक तत्व, और आ से बनेगा कि ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, ठीक है। निया पढ़ने का मतलब हुआ दोस्तों, जो नी है नीति निर्देशक तत्व, और आ से मतलब हुआ आयरलैंड से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है आयरलैंड से लिए गए हैं। और इस आयरलैंड, दोस्तों बात करते हैं आयरलैंड की, जो आयरलैंड की है कैपिटल क्या है, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, आयरलैंड की कैपिटल क्या है, डबलिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं। डीपीएसपी जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी है आपका, डीपीएसपी जिसको शॉर्ट में बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व, इसका जो आपको आर्टिकल याद रखना है वो रखना है 36 to 51। इसका जो आर्टिकल है वो याद रखना है 36 से 51। 36 से 51 के तहत दोस्तों आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे, और ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। निया से आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की। आ से क्या हो जाएगा, आपातकाल, आ से हो जाएगा आपातकाल, और जैसे क्या हो जाएगा, जर्मनी, आपातकाल जो कि जर्मनी से लिया गया है। हाँ दोस्तों, आपातकाल मैंने आपको बताया था, पीछे वाली क्लासेज में दिखाया था कि जो आपातकाल था नेशनल इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपातकाल था, उसका आर्टिकल कौन सा बताया था, 352। याद आया दोस्तों, जो 352 आर्टिकल था वो मैंने आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो कि आपातकाल है। दोस्तों ये वही जर्मनी है, ये वही जर्मनी है जिसकी कैपिटल मैंने आपको पहले भी बताई थी बर्लिन, और जहाँ पर एक फेस्टिवल हुआ था बर्निनाले, याद आया। और जो देश की सबसे
देश की जो सर्वोच्च यानी देश की सबसे पावरफुल लेडी के नाम भी बताया था कि जो जर्मनी था उसमें चांसलर होते हैं, और जर्मनी की जो चांसलर थी वो देश की सबसे पावरफुल लेडी थी। उसका नाम याद रखना दोस्तों, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल, ठीक है। आपको ये दोस्तों याद रखना है, आज से आपातकाल हो गया, और आपातकाल का जो आर्टिकल है वो 352 हो गया। जैसे जर्मनी हो गया, जर्मनी जिसकी सबसे पावरफुल लेडी एंजेला मार्केल जो कि चांसलर है। जर्मनी की कैपिटल याद रखना है दोस्तों, बर्लिन, और इसमें एक फेस्टिवल हुआ था बर्निनाले। बर्निनाले एक फेस्टिवल हुआ था। इतने फैक्ट दोस्तों आपको आज से याद रखने हैं। मैं इनको रफ करता हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये बनाते रहना, ठीक है। और दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ उन फैक्ट पे भी आपको याद रखने हैं कि जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड्स बोल देता हूँ उनको भी आप लिख सकते हो। लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, अच्छा याद रहेगा, ठीक है। बात करते हैं निया और आज की, तो आपकी बात हो गई। अब करते हैं सद की। सद से क्या होगा दोस्तों, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, हाँ दोस्तों। नी से पढ़ा नीति निर्देशक तत्व जो कि कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। आज से पढ़ा आपातकालीन जो कि जर्मनी से लिया गया था। अब पढ़ रहे हैं सद से। से संविधान संशोधन, और द से कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सद याद रखना है दोस्तों, सद से संविधान संशोधन, और द से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ये वही दक्षिण अफ्रीका है जहाँ के हेड कौन है, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इसकी जो 3 कैपिटल है और एक इसके हेड का याद रखना दोस्तों, क्या है, सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा, ठीक है। आपको ये याद रखना है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका जो जिनके हेड सिरिल रामाफोसा है। दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों 3 कैपिटल आती है, वो भी याद रखना है दोस्तों। मैं ये जो कंट्रीज आपको बता रहा हूँ इसके फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ना कोई कंट्री कैसे ना कैसी भारत से अटैच में आ रही है अभी, और किसी भी कंट्री जो भी भारत से अटैच में आ रही है या तो कोई उनका समझौता हो रखा है, जैसे यूके का समझौता हुआ था अभी सहयोग, और यूके के साथ दोस्तों एक समझौता और हुआ था। जर्मनी का जो समझौता हुआ है वो जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो ऑक्सीजन का जो कंटेनर है तथा संयंत्र है उसको आयात करने के लिए जर्मनी से अभी हाल ही में समझौता हुआ है। तो जर्मनी में इसीलिए बताया हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर आज आपातकालीन जो जर्मनी है, जर्मनी के बारे में इतना डिटेल आपको याद रखना है कि वो जर्मनी अभी करंट में, क्यों करंट में, क्योंकि दोस्तों अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके लिए जो ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन का जो संयंत्र और कंटेनर लगाना तथा वहाँ का जो आयात करना ये जर्मनी से ही आ रहे हैं, वहाँ के सारे इक्विपमेंट वगैरह, ठीक है। इसलिए और जर्मनी की चांसलर भी याद रखना है आपको, एंजेला मार्केल जो सबसे पावरफुल लेडी है। जर्मनी की कैपिटल याद रखनी है बर्लिन। जर्मनी जो कि उसमें क्या हुआ था, एक फेस्टिवल हुआ था बर्निनाले। ये सब दोस्तों आपको याद रखना ही रखना है। और इतना विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों आपको कि ये जो सारे चीज़ों में फैक्ट बताता हूँ ना, जैसे पीछे से मेरे आ रहे हैं ये करंट जीके, एक दिन दोस्तों आपके भी ये करंट जीके ऐसे ही पीछे से आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सद की, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में सद से बना संविधान संशोधन, द से बना दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के हेड याद रखना सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है दोस्तों, जैसे उत्तराखंड की देखी थी 2 कैपिटल थी, एक गैरसीन थी और एक देहरादून थी, वैसे याद करना है दक्षिण अफ्रीका की एक है केप टाउन दोस्तों, याद रखना है एक है केप टाउन, दिख रहा है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया और एक है ब्लमफोंटेन। हाँ दोस्तों 3 कैपिटल याद रखना है दक्षिण अफ्रीका की, एक क्या है केप टाउन, दूसरी ब्लमफोंटेन और तीसरी प्रिटोरिया। ये दोस्तों आपको तीनों ही याद रखनी है, ठीक है। और बात करते हैं संविधान संशोधन का आर्टिकल। दोस्तों ये भी याद रखना है कि संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है 368, अगर आपको पूछा जाता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो ये वाले सारे
फैक्ट में संविधान का जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें करा दिया था दोस्तों कि संविधान जिसके 395 अनुच्छेद हैं, साथ में उसमें 22 भाग है, 22 भाग है, और जो अनुसूची थी, संविधान जब स्टार्टिंग में उसको अपनाया गया था, कब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन जब वह पूर्ण तरह से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, उसके बाद आज वर्तमान में उसमें कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। लास्ट की जो 11th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, क्योंकि 11th अनुसूची दोस्तों आपको बताया गया था जो उसके पंचायत राज, जो कि सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, नागौर राजस्थान में, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। फिर 12th अनुसूची थी जो नगर पालिका से रिलेट थी। दोस्तों ये सारे जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ ये सारे आपको बता चुके हैं और लिखा चुके हैं पिछले वाली क्लासेज में, इसीलिए उनसे फैक्ट में क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। याद रखना दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल केप टाउन, प्रीटोरिया और ब्लमफोंटेन। अब बात करते हैं दोस्तों समास की। अब आप समास हिंदी में पढ़े, लेकिन आज आपको समास जीके में पढ़ाएंगे, पॉलिटी में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी का समास तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा है कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज पॉलिटी में जो समास पढ़ेंगे वो आपके प्रकार नहीं, इसका पोस्टमार्टम करेंगे आज, ठीक है। बात करते हैं समास की। समास का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस आस, ठीक है। समास का संधि विच्छेद अपन ने पढ़ा सम प्लस आस, तो सम से क्या बना, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और आज से क्या बना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। समास पढ़ा दोस्तों, ये तीनों अपन ने पढ़ चुके हैं, निया, आज और सद, बाद में रिवाइज करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। समास, समास का संधि विच्छेद सम प्लस आस किया, फिर सम से देखा समवर्ती सूची, और आज से किया ऑस्ट्रेलिया। हाँ दोस्तों, आपका जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची को याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हाँ दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, और साथ में ये भी याद रखना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। लोग बाग सिडनी लगा देते हैं या फिर विक्टोरिया लगा देते हैं, आपको कैनबरा ही लगानी है। और साथ में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है विक्टोरिया, ये भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है विक्टोरिया। ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि जो भारत का बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955, साथ में याद रखना है जो बैंक है जिसके अध्यक्ष हेड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दिनेश कुमार खरा है एसबीआई के, उन्होंने मतलब एसबीआई ने अपनी विक्टोरिया में फर्स्ट ब्रांच ओपन की है, ठीक है। पूछा जाएगा दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई की एक नई ब्रांच कौन से देश में की है या कौन से देश के, ऑस्ट्रेलिया के, आपको ऑप्शन दे देंगे कैनबरा, सिडनी, विक्टोरिया या फिर अदर दे देंगे। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर विक्टोरिया है, उसमें एसबीआई ने भी हाल ही में अपनी ब्रांच ओपन की है, ठीक है। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। सम प्लस आस, समवर्ती सूची जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, फर्स्ट ब्रांच जो कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में एसबीआई ने ओपन किया है, और एसबीआई 1 जुलाई 1955। साथ ही में याद रखना एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको, मुंबई। हाँ दोस्तों, ये वही मुंबई है जो अरेबियन सी के किनारे है, और अभी ताउते देखने को वहाँ काफ़ी प्रभावित करा है लोगों को मुंबई में, और गोवा में भी किया है, साथ में कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ये सभी उधर जो तट पर थे उन सब पर काफ़ी प्रभावित हुए हैं ताउते से। साथ में ये भी याद रखना है दोस्तों, ये मुंबई के सीएम कौन है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है, वो उद्धव ठाकरे हैं, तथा साथ ही में उनका गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। ये सीएम और गवर्नर तो आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आपके गफ की, ठीक है। बात कर दी निया की कर ली, आज की कर ली, सद की कर ली, समास की कर ली। अब दोस्तों गफ और करूँ, ये 2 बच गए, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये था गफ और ये था करूँ, ठीक है। इस गफ से याद रखना है दोस्तों, तो ग से गणतंत्र, ठीक है, और फ से फ्रांस, ठीक है दोस्तों। ग से आपका क्या हुआ, गणतंत्र हुआ, फ से क्या हुआ, फ्रांस हुआ। ये ट्रिक दोस्तों आप 3-4 बार बोलोगे याद हो जाएगी, और याद नहीं होगी तो दोस्तों मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों आपको याद कराना, बार बार रिवाइज कराना, और इस क्लास में मैं इस ट्रिक को 2-3 बार यूज करूंगा। जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक मैं आपको बोलता रहूंगा, ठीक है। नी आ आज सद समास को गफ करूँ, नी आ आज सद समास को गफ करूँ। अपन पहुँचते हैं गफ पे,
ठीक है। गैसे गणतंत्र, फैसे फ्रांस। हाँ दोस्तों, ये फ्रांस वही है जिसके बारे में मैंने फिर भी कहा था कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जिम कास्टेक्स। तथा वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है दोस्तों, मैं हर बार आपको बताता हूँ यहाँ के पीएम और प्रेसिडेंट। क्यों बताता हूँ? क्योंकि दोस्तों जो मेरे दोस्त हैं वो कंफ्यूज होते हैं इमैनुअल मैक्रोन को लेके, क्योंकि जिम कास्टेक्स अभी बने हैं तो वो क्या है याद नहीं होता है, और मेरे दोस्त वो क्या है माइंड में नहीं आता है। इमैनुअल मैक्रोन वही आता रहता है। तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा प्रधानमंत्री, आप लगा दोगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसलिए मैं इन दोनों को हमेशा आपको साथ बताता हूँ कि फ्रांस के प्रधानमंत्री है, याद रखना जिम कास्टेक्स, तथा साथ ही इसके जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों आपको मालूम होगा कि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ पीछे वाली हो चाहे अभी हो या इससे पीछे वाली क्लासेज में हो, सबको मिक्स कर देता हूँ। और साथ ही में आपको लग रहा है कि ये जो आप सुन रहे हो बार बार प्रेसिडेंट, सीएम, कभी प्राइम मिनिस्टर पढ़ते हैं कभी क्या, तो वो बार बार आपको रिकॉल हो रहे हैं, बार बार याद हो रहे हैं और याद हो रहे होंगे दोस्तों, अगर आप कंसंट्रेट होकर अगर क्लासेज को देख रहे होंगे तो। ठीक है, बात करते हैं फ्रांस में दोस्तों आपको ये भी बताया गया था कि राफेल का समझौता हुआ था। और राफेल, कितने राफेल आ रहे थे? फ्रांस, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों राफेल का समझौता किस देश के साथ हो रहा है? तो आपको वहाँ पर जापान, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि फ्रांस के साथ राफेल का समझौता हुआ था 30+6 का, 30 BS धनोवा और 6 एयर चीफ मार्शल कौन? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों करू की बात करते हैं, जिसमें आपको मौलिक कर्तव्य, एक मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, जिसमें आपको बताया गया था जो 44 संविधान संशोधन 44 में आपको बताया गया था कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकारों के अंदर आता था, लेकिन 44 के अकॉर्डिंग जो संविधान संशोधन जो 44 हुआ था उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, जो 44 के अकॉर्डिंग जो संपत्ति का अधिकार था उनको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। पिछली वाली क्लास में बताया था मैंने, और एक 61 भी बताया था, और आज 42 बताया था। 61 में आपको पीछे वाली क्लास में क्या बताया था कि जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाता है, और महाभियोग इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति के लिए वर्ड यूज किया गया है, और जो महाभियोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं पीछे वाली क्लास में भी आपसे डिस्कस कर चुका था। अब बात करते हैं करू की, कैसे क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य, और र से क्या हो जाएगा दोस्तों? रसिया, र से रसिया हो जाएगा, और मैं से मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, अब साथ में दोस्तों एक तो मौलिक कर्तव्य है और एक मौलिक अधिकार है, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होने, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लिखा देता हूँ। मौलिक अधिकार जो कि यूएसए से अपन ने पढ़ा था दोस्तों, प्रस्तावना ली गई थी और मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और यूएसए से दोस्तों एक और ट्रिक है, लेकिन वो अपन एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसे एक होता है एक विकास राम मंत्र, ये भी दोस्तों आपकी एक ट्रिक है जो ब्रिटेन से संबंधित है। उमा उच्च न्याय, जिसमें उपराष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, उच्च न्यायालय तथा न्यायपालिका ये सब अमेरिका से ली गई है। और एक विकास राम मंत्र में एक जो कि विधि का शासन हो जाता है, एकल नागरिकता हो जाती है, तथा एक विधि का शासन में। तो दोस्तों ये जो 2-3 ट्रिक है आपको अलग अलग क्लासेज में पढ़ाएंगे, जिससे आप क्या है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। आज के लिए निया आज सद समास को गव करूँ, ये ट्रिक आप याद रखना। इसमें देखा गया था करू से दोस्तों मौलिक कर्तव्य कैसे हो गए? मौलिक कर्तव्य रू से हो गए रसिया। हाँ दोस्तों, ये वही रसिया है, रसिया। ठीक है, याद है ना, इस रसिया के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल बताई थी कि रसिया के कौन है। ठीक है, अब बात करना है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप बार बार पढ़ते रहो और बार बार याद करते रहो, फिर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं दिल्ली की इसलिए बात करते हैं क्योंकि दोस्तों वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तथा साथ ही में जोग्राफिकल फैक्ट भी पढ़ेंगे पॉलिटी के साथ साथ। जैसे एक दोस्तों दिल्ली के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए याद रखनी है, एक इम्पोर्टेंट बात आएगी दोस्तों, लेकिन अभी आप इतना सा याद रखना, मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको। क्या दिल्ली की कैपिटल स्टार्टिंग में, क्या भारत की राजधानी स्टार्टिंग में दिल्ली थी? अगर थी या नहीं थी बताओ, कमेंट किया करो दोस्तों।
और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, ये आपको लगता है कि इस कंटेंट से आपको काफ़ी मदद मिल रही है और ये जो कंटेंट है आपके पास इकट्ठा एक जगह नोट्स में हो रहा है, जो नेक्स्ट टाइम जब आपके एग्जाम्स आएंगे आज से 3 से 4 महीने बाद में, तो ये जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे, आपके नोट्स बनेंगे, इनको पढ़ के चले जाना। सारे क्वेश्चन दोस्तों यहीं से हिट करेंगे आपको, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट के साथ में आपको अलग से कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ये वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों आप लाइक किया करो तथा कमेंट किया करो दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली। भारत की राजधानी है दिल्ली, ठीक है, सबको मालूम है भारत की जो राजधानी है ये दिल्ली है। स्टार्टिंग में भारत की राजधानी दोस्तों याद रखना कोलकाता, क्या हुआ करती थी, कोलकाता। कब हुआ करती थी, 1911 में। ये याद रखना जब भारत की राजधानी, जब जैसे आरबीआई का था दोस्तों, आरबीआई का भी पहले कहाँ था और फिर बाद में कहाँ हुआ, 1935 में कहाँ था, कोलकाता में था, फिर 1937 में 2 साल बाद में मुंबई में हेडक्वार्टर आया था। वैसे इसका भी याद रखना दोस्तों, भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी 1911 में, फिर बाद में कोलकाता से ये दिल्ली कब हुई दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको 13 फरवरी 1931 में, 1931 में। हाँ दोस्तों, ये आपके डेट 1931 और 1911 ये क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि भारत की राजधानी 1911 से पहले या 1911 तक क्या थी, कोलकाता। 1911 के बाद में जब भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया तो 13 फरवरी 1931 को बनाया गया। इसमें याद रखना दोस्तों, ये जो 13 फरवरी है इस दिन अपने मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही में रेडियो दिवस, एक होता है रेडियो दिवस, जो कि रेडियो दिवस का मनाया जाता है 13 फरवरी को, और नेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। और रेडियो के साथ साथ टीवी भी याद रखना है दोस्तों आपको। टीवी एक होता है आपका ये वाला टीवी, एक होता है ये वाला टीवी। ये टीवी होता है टेलीविज़न, जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है टेलीविज़न डे। और ये होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो कि 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इन दोनों के फैक्ट भी याद रखना, टीवी 21 नवंबर और टीवी 24 मार्च। अब बात कर रहे थे दोस्तों इसकी कि दिल्ली भारत की राजधानी, जो कि 13 फरवरी 1931 को दिल्ली बना दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि दिल्ली भारत की राजधानी तो बना दी, लेकिन क्या प्रेजेंट में दिल्ली एक राज्य है? प्रेजेंट में दिल्ली क्या एक राज्य है? दिल्ली एक सेंटर, केंद्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली एक है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दिल्ली क्या है दोस्तों, पहले भारत की राजधानी कोलकाता, जो कि 1911 तक, उसके बाद में जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई तो 13 फरवरी 1931 को। उसके बाद में जब दिल्ली पहले बना, कोलकाता में एक था स्टेट, उसके बाद में फिर ये क्या बना दिया गया, उसकी राजधानी दिल्ली, फिर दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था 1966 में। हाँ दोस्तों, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। भारत की राजधानी जो कोलकाता थी 1911 तक, उसके बाद में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुई, वो हुई थी 13 फरवरी 1931। फिर जब दिल्ली राजधानी तो हो गई भारत की, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 1966 में। ये पॉलिटिकल फैक्ट दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। एक याद रखना है कोलकाता दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। पश्चिम बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी, जो इस बार 3rd नंबर की सीएम बनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ उनके जो गवर्नर जगदीप धनखड़, जो उनको शपथ दिलाए हैं। पश्चिम बंगाल में 294 जो कि वहाँ की विधानसभा सीटें थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी। इस बार जो चुनाव हुए थे 292 पर चुनाव हुए थे। ये जो फैक्ट है वो भी आपको याद रखने हैं। साथ में याद रखना है दोस्तों कोलकाता और अंडमान निकोबार। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक कोलकाता प्लस अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार यानी कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ये भी याद रखना दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है और अंडमान निकोबार जो कि पोर्ट ब्लेयर उसकी कैपिटल है। अब बात करना है कि मैंने ये 2 वर्ड्स क्यों लिखी, क्योंकि दोस्तों ये जो कोलकाता और अंडमान निकोबार है, इनका जो हाई कोर्ट लगता है, इनका जो कोर्ट लगता है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस है, बात याद करना राजेश बिंदल, ध्यान रखना दोस्तों, उनका नाम है राजेश बिंदल।
यानी कोलकाता और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है। अंडमान निकोबार जो कि अरब, एक तरफ आता है अरब सागर, एक आता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और बीच में आता है हिंद महासागर। तो जो ये अरब सागर, ये आपका अंडमान निकोबार है, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसकी बात करेंगे दोस्तों। पहले बात करना कि कोलकाता और अंडमान निकोबार, इन दोनों का जो हाई कोर्ट होता है उसके एक ही चीफ जस्टिस है दोस्तों, क्योंकि दोनों का हाई कोर्ट भी एक है तो चीफ जस्टिस भी एक ही होगा। तो उसका नाम याद रखना है राजेश बिंदल, राजेश बिंदल जो कि चीफ जस्टिस है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए। तो इनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखना दोस्तों, DK, ठीक है, दिनेश कुमार, इनका याद रखना है आपको, दिनेश कुमार। और साथ में अंडमान निकोबार के आपको एक तो DK याद रखने हैं और साथ में राजेश बिंदल याद रखने हैं। ये दोनों आपको दोस्तों याद रखने हैं। मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों, आप मिटा लो इनको, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ये अंडमान निकोबार, इसके लिए कुछ अपन फैक्ट बात करेंगे जो ज्योग्राफी से आपके डायरेक्ट हिट करते हैं। अंडमान निकोबार जिसमें जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, याद रखना दोस्तों। ये अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, एक तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। सबसे पहले दोस्तों याद रखना, एक है सबसे छोटा नेशनल पार्क देखने को मिलता है साउथ बटन। हाँ दोस्तों, ये आपको मालूम होगा कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। आपके क्वेश्चन दोस्तों ये 3 तरह से बनेंगे। एक बनेगा सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, फिर बनेगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, फिर तीसरा बनेगा सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है। तो तीनों करते हैं। आ रहा है दोस्तों आपको समझ में, लग रहा है अच्छा कंटेंट आएगा दोस्तों, समझ में भी आएगा आपके, अगर आप क्लासेस रेगुलर देखोगे, क्लासेस कंटिन्यू देखोगे और क्लासेस को अगर लाइक करोगे तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क, मतलब सबसे छोटा नेशनल पार्क ये ओवरऑल में है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, साउथ बटन नेशनल पार्क। इसके अलावा दोस्तों इस अंडमान निकोबार में मिडिल नेशनल पार्क भी है, मिडिल नेशनल पार्क, और मिडिल बटन नेशनल पार्क हो जाता है, मिडिल बटन नेशनल पार्क, ठीक है। और उसके अलावा एक हो जाता है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। हाँ दोस्तों, एक हो गया साउथ बटन नेशनल पार्क, एक हो गया नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, और एक हो गया मिडिल बटन नेशनल पार्क। और उसके अलावा एक और याद रखना है महारानी झांसी, मैं लिखता हूँ दोस्तों महारानी, ये भी आपको ऐसे कैसे याद रखना है, महारानी झांसी, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई जो नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। साउथ बटन, मिडिल बटन और नॉर्थ बटन, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं, अंडमान निकोबार में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना दोस्तों, जो सबसे इसका अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे दक्षिण में, नीचे ही नीचे है और इधर दक्षिण साइड में है, ठीक है। तो याद रखना है जो अंडमान निकोबार पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। हाँ दोस्तों, इसमें कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ सकता है आपसे और जरूर मिलेगा। क्यों? यहाँ पर एक होता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, और एक होता है इंदिरा पॉइंट, एक होता है इंदिरा कोल, एक होता है इंदिरा पॉइंट। तो याद रखना है दोस्तों, जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा कोल जो कि आपका सबसे उत्तरतम बिंदु है, यानी ये आता है नॉर्थ में और ये आता है साउथ में। यहाँ रखना साउथ और यहाँ लिखना नॉर्थ। अगर आपसे सबसे नॉर्थ बिंदु पूछता है तो इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर पर आता है, और जो पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे नीचे आपका अंडमान निकोबार पर आता है,
ठीक है, ये दोनों आपके फैक्ट दोस्तों एग्जाम्स मिलते हैं और कंफ्यूज करते हैं। आपका 1 नंबर आपको दिला भी सकता है और याद नहीं हुआ तो कम भी हो सकता है, तो इसको याद करो और 1 नंबर अचीव करो। एक एक नंबर की अहमियत लेनी है दोस्तों। इस क्लास से अपन को सारे नंबर लेने हैं, नंबर गंवाने नहीं है। 1 नंबर भी, 1 नंबर से तो सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों और 1 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, ये इंदिरा पॉइंट जो कि साउथ में सबसे साउथ है और इंदिरा कोल जो कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में, इंदिरा पॉइंट साउथ में जो कि अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये याद करना है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके लिए, सबसे अभी बताया था सबसे छोटा नेशनल पार्क तो आपको मालूम है। ठीक है, फिर बात करते हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। और जो भी कहाँ पढ़ते हैं उनका जगह कौन सी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। अब आपको पता है सबसे बड़े जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो लद्दाख है। तो जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो भी वहीं पड़ेगा, लद्दाख में पड़ेगा। तो उनका नाम क्या है, याद रखना है दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, हाँ दोस्तों, ये क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है वो भी देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, लद्दाख में। ये सबसे बड़ी यूटी है दोस्तों, याद रखना सबसे बड़ी यूटी है। और इस लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, याद रखना है, राधा कृष्ण माथुर। और इस लद्दाख में जो कि दोस्तों CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ज़िले कितने हैं, इसके अंदर 2 ज़िले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। दोस्तों ये याद रखना है आपको, इसके अंदर 2 ही ज़िले हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ेगा, लद्दाख में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर जो राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर कितने ज़िले पड़ते हैं, यहाँ पर पड़ते हैं 2 ज़िले। बात करते हैं सबसे पुराना नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क दोस्तों अपन ने पढ़ा था साउथ बटन नेशनल पार्क था, अंडमान निकोबार साउथ बटन नेशनल पार्क था जो कि कहाँ पर आया था, अंडमान निकोबार में। उसके बाद में पढ़ा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन उठता है कि दोस्तों ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है और क्या इसका नाम स्टार्टिंग से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही रखा गया है, और अगर रखा नहीं गया तो फिर इसका नाम चेंज किससे हुआ है और कौन से ईयर में चेंज हुआ है। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों आपके लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मल क्वेश्चंस है, लेकिन मैं बताता हूँ दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। ठीक है, याद करना सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि आपके पड़ेगा उत्तराखंड में। अब आपको दोस्तों ये उत्तराखंड यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके यानी उत्तराखंड। ये उत्तराखंड तो सुना सुना सा लग रहा है क्योंकि मैं पिछली क्लासेज में भी दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि जो उत्तराखंड है वहाँ के जो CM कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिर उसके बाद में उसका गवर्नर भी बता चुका हूँ कौन है, बेबी रानी मौर्य। साथ में ये भी बता चुका हूँ दोस्तों कि उत्तराखंड में मैंने आपको छोटा 4 धाम बताया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर निकलती थी, फिर बद्रीनाथ से कौन सी अलकनंदा निकलती थी, फिर यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती थी, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती थी। फिर ये भी बताया था दोस्तों कि जो भागीरथी नदी निकलती है उस पर भारत का सबसे ऊँचा बांध टिहरी बांध था जो कि 260 मीटर ऊँचा है। ये सारी, फिर बड़ा 4 धाम बताया था, बड़ा 4 धाम और छोटा 4 धाम में एक कंबाइंड धाम था बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में मिलता है। बाकी बड़े 4 धाम में पूरी ओडिशा में मिलते हैं, द्वारका गुजरात में मिलते हैं, रामेश्वरम तमिलनाडु में मिलता है। सारी डिटेल दोस्तों अगर आप रेगुलर क्लासेस देखोगे तो आपको ऐसे मुंह पे याद होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। इसका पहले नाम था दोस्तों हेले नेशनल पार्क।
हेले नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाता है कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, अगर जिम कॉर्बेट नहीं आता है, अगर हेले नेशनल पार्क आता है तो आपको टिक हेले नेशनल पार्क पे कर देना है, और अगर आपको हेले नेशनल पार्क नहीं देते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देते हैं, तो आपको टिक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे कर देना है, क्योंकि इस हेले नेशनल पार्क का ही नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया था, और वो भी याद रखना 1936 में 1936 में किया गया था। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो आपको बताया गया था कौन सा था, हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में पड़ता था। सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क था। सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि हेले नेशनल पार्क पड़ा था, उसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। 1936 में उसका नाम बदला गया था, और वो उत्तराखंड में था। ये वही उत्तराखंड है दोस्तों जहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तथा साथ ही में इसमें एक फूलों की घाटी जिसको फ्लेवर ऑफ वैली बोला जाता है वो भी देखने को मिलेगी। दोस्तों एक जो आपके कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाती है लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इसके बाद में अपन स्टॉप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूके, उत्तराखंड की। इसको भी रफ कर देता हूँ, आप लिखना है दोस्तों लिख लो। अब बात करते हैं, 3 वैली है दोस्तों, एक है पिन वैली, एक है साइलेंट वैली, और एक है फ्लोवर वैली। हाँ दोस्तों, ये इन क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिन वैली कहाँ लगानी है, साइलेंट वैली कहाँ लगानी है, और फ्लोवर्स वैली कहाँ लगानी है। तो फ्लोवर्स वैली, फूलों की घाटी, साइलेंट वैली और पिन वैली। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो पिन वैली है ये आपको मिलेगी HP, मतलब हिमाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ के CM जयराम ठाकुर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। साइलेंट वैली मिलेगी केरल। हाँ दोस्तों, ये वही केरल है जहाँ पर आपको बताया गया था कि पिनरई विजयन साहब है और आरिफ मोहम्मद खान है। ये फ्लोवर्स वैली यूके यानी उत्तराखंड। हाँ दोस्तों, ये वही उत्तराखंड है जहाँ के तीरथ सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य बताया गया था। उसके अलावा दोस्तों केरल में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। एराविकुलम नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। हिमाचल नेशनल पार्क में भी, हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, और साथ में उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है। उत्तराखंड में जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी दर्रे आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आज के लिए आपको इतना ही है। आपको कंटेंट कैसा लगा? अगर कंटेंट अच्छा लगा है आपको दोस्तों, अगर लग रहा है कि आपका दोस्त यहाँ खड़ा होकर आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है और जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उसको भी उठाकर यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, और साथ में समझाने के उसके अलग फैक्ट जो कि उससे रिलेट करते हैं वो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है। उसके अलावा जो ज्योग्राफिकल फैक्ट भी आपको अटैच किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहद साबित होगी। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो आप HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।